बच्चों आप सभी का डाउटनट पर। बच्चों आज एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जी हम लोग, जिसका नाम है क्या, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, जो एक हमारा पूरी जो इकाई है ना, कौन सी, जीवों में जनन जो है ना, उसमें ये आखिरी अध्याय है। कौन सा बेटा जी, हमारा जनन स्वास्थ्य। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर ना नीट की दृष्टि से और बोर्ड की दृष्टि से बाकी जो पहले के जो 3 चैप्टर है ना, या पहले बाकी के जो 2 चैप्टर है, कौन से, पुष्पीय पादपों में जो हमने लैंगिक जनन पढ़ा, मानव में जो जनन पढ़ा, उससे थोड़ा सा कम इसका वेट है, वेटेज थोड़ा सा कम है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको निग्लेक्ट कर दे, इसको पढ़े ना, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहां से भी बनेंगे, बोर्ड में भी बनेंगे, नीट में भी बनेंगे, लेकिन इस चैप्टर में ना मैं इस तरीके से बोलूं कि स्टार्टिंग का 50% भाग जो इस चैप्टर का है ना, स्टार्टिंग का, वो थ्योरी है, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, समझ रहे। लास्ट का जो 50% भाग है इस चैप्टर का, बाकी बचा हुआ लास्ट में जो 50% भाग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चंस जो उठते हैं वो लास्ट में से ही उठते हैं, इसका जो 50% भाग जो इस चैप्टर का, उससे उठते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 50% भाग जो रहेगा वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होगा, तो भैया मैं आपसे पहले ही हाथ जोड़ के विनती कर देता हूं, बोर मत होइएगा। कोशिश पूरी करूंगा कि इंटरेस्टिंग बनाने की, एक एक कंसेप्ट को समझाने की, लेकिन थ्योरी है बेटा और कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है, समझना है और लिखना है उस चीज को। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य, जिसमें स्टार्टिंग में परिचय दूंगा जनन स्वास्थ्य क्या होता है, कौन सी समस्याएं हैं जनन स्वास्थ्य से संबंधित, कौन सी कार्य नीतियां हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर लेकर आऊंगा क्विज और लास्ट में दूंगा आपको होमवर्क। ठीक है, चलें आगे। आइए बात कर रहे हैं बेटा जी किसकी, बेटा यहां पर हम जनन स्वास्थ्य। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा जनन स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है। ठीक है, आइए देखिए जनन स्वास्थ्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, यानी आप बोलेंगे सर स्वास्थ्य का मतलब तो पता है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, मतलब अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, जवान है, कोई रोग नहीं है, बढ़िया है, दिखने में फर्स्ट क्लास है, यानी वो व्यक्ति स्वस्थ है, यानी रोग मुक्त है। एक तरीके से हम बोले कोई व्यक्ति जिसमें रोग नहीं है, हम बोलेंगे वो स्वस्थ है। ठीक है, अब वर्ड आ रहा है जनन स्वास्थ्य, यानी कोई व्यक्ति जनन करने के लिए या उसके जनन अंग, समझना क्या बोला मैंने, कोई व्यक्ति जनन करने के काबिल है, मैंने कहा चलो जी ठीक है, उसके जनन अंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोग नहीं है ना, तो हम बोलेंगे क्या वो व्यक्ति जनन योग्यता दर्शाने के लिए स्वस्थ है या नहीं है। हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल स्वस्थ है, वो व्यक्ति दिखने में बिल्कुल ओके है, उसके जनन अंग बिल्कुल ठीक है ना, वो जनन करने योग्य है, तो क्या मैं उसको बोलूंगा क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है? नहीं। मान लो मैं अपनी ही बात करता हूं, देखो मैं अपनी बात करता हूं, हर एग्जांपल को ना अपने ऊपर लिया करो। मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपसे बोलता हूं भैया कि मैं जो हूं ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, निरोगी काया है ना, मैं जनन करने योग्य भी हूं, मैं बच्चा उत्पन्न करने योग्य भी हूं, नई पीढ़ी उत्पन्न करने योग्य हूं। ठीक है, यानी मैं जनन के आधार पर बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो क्या मैं बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हूं जनन के आधार पर? नहीं। अगर मैं शारीरिक रूप से दिखने में बिल्कुल परफेक्ट हूं, लेकिन मेरा व्यवहार जो है ना वो बड़ा खराब है, समझना, मेरा व्यवहार जो है वो बड़ा खराब है, मैं अपनी बीवी को मारता हूं, पीटता हूं, जनन करने योग्य हूं, दिखने में शारीरिक रूप से बिल्कुल ओके हूं, लेकिन मेरा जो व्यवहार है ना वो बड़ा बेकार है, खराब है, मैं अपनी वाइफ को मारता हूं। जस्ट एक एग्जांपल, ऐसा नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल। अगर है व्यवहार खराब है तो क्या मैं जननिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहलाऊंगा? नहीं। यानी शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ हूं, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, मुझे व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा ना। अब जरा सोचिए, मान लेते हैं अब मैं शारीरिक रूप से भी बढ़िया हूं, परफेक्ट,
व्यवहार भी मेरा बड़ा अच्छा है ना, ठीक है, मैं अपनी बीवी को मारता कूटता नहीं हूं, बड़े प्यार से रखता हूं, ठीक है, लेकिन भावनात्मक रूप से ना मैं बहुत वीक हूं, इमोशनली बहुत वीक हूं। कोई भी कुछ ऐसा हुआ मैं रोने लग गया, यानी भावनात्मक रूप से मैं बड़ा वीक हूं। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं मैं कि जनन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी भावनात्मक रूप से भी सही होगा कोई व्यक्ति तो ही बात बनेगी, तभी मैं बोलूंगा वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है ना। अब जरा सोचिए, मैं शारीरिक रूप से बढ़िया हूं, मेरा व्यवहार बड़ा अच्छा है, मैं भावनात्मक रूप से बड़ा स्ट्रांग हूं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन अब मैं सामाजिक रूप से सामाजिक नहीं हूं। मैं समाज में उठता बैठता नहीं हूं, मैं बाहर नहीं निकलता, अपने घर से बाहर नहीं निकलता, मुझे डर लगता है कि कोई मेरा मजाक ना बना दे, है ना, कोई मुझे नीचा ना दिखा दे, यानी मैं समाज में उठ बैठ नहीं रहा, यानी सामाजिक रूप से मैं स्वस्थ नहीं हूं। तो कुल मिलाकर ये 4 पहलुओं पर अगर कोई व्यक्ति इन 4 पहलुओं को ढंग से दर्शाता है कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, वो मानसिक यानी व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ है, वो भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ है, वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, तभी मैं बोलूंगा कि वो जननिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। यानी आपसे कोई पूछे जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आपसे कोई पूछे जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो बस ऐसा नहीं है कि बाहर से दिखने में कोई व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है, उसमें कोई रोग नहीं है तो हम बोलेंगे वो जननिक रूप से स्वस्थ है। नहीं, 4 पहलू जो हैं, अगर इन 4 पहलुओं को कोई व्यक्ति सही ढंग से दर्शा रहा है तो हम बोलेंगे वो जननिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, अब ये परिभाषा किसने दी, ये 4 पहलुओं को किसने बताया, तो बेटा जी ध्यान से सुनना। जनन स्वास्थ्य की परिभाषा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप सभी ने ये नाम डेफिनेटली सुना होगा, कोरोना काल में तो ये डेफिनेटली सुना होगा, जब कोरोना स्टार्टिंग में आया था, पहली लहर जब आई थी, ये जरूर सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप सभी ने ये नाम सुना हुआ है, सुना हुआ ना, जिसको हम WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य होना जरूरी है। यानी इन 4 पहलुओं पर अगर कोई व्यक्ति खरा उतर रहा है तभी मैं बोलूंगा वो जननिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। और ये परिभाषा किसने दी है बेटा, WHO ने। ठीक है, अब देखिए प्रश्न यहां पर क्या बनता है, आपको इसका मीनिंग तो समझ में आ गया, जनन स्वास्थ्य का मीनिंग समझ में आ गया भाई। सिंपल तरीके से हमने बोला कि कोई व्यक्ति जनन रूप से स्वस्थ कब कहलाएगा, जरूरी नहीं है उसके जनन अंग सही हैं, जरूरी नहीं है वो बच्चा पैदा करने लायक है, जरूरी क्या है कि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, यानी उसके शरीर के अंग बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हो, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और सामाजिक रूप से अगर वो ठीक है, स्वस्थ है, तो ही मैं बोलूंगा वो जनन करने योग्य है, स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, सिंपल सा था। अब बात आ रही है डेफिनेशन किसने दी, WHO ने बताया। अब ये WHO कहां है, ये WHO जो है इसका केंद्र कहां है, तो बेटा जी याद रखना है आपने, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां मिल रही है, इंडिया में नहीं, इसका सेंटर कहां पर है, इसका केंद्र कहां पर है, WHO का जो मैं बोलूंगा ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ये कहां पर मिल रही है, इसका ऑफिस कहां है, यूं बोलूं सीधी शब्दों में कहां मिल रहा है, तो याद रखना जेनेवा में। अब आप बोलेंगे सर जेनेवा का है,
तो याद रखना स्विट्जरलैंड में, भूल मत जाना, ठीक है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा जगह है जहां पर ये WHO का ऑफिस है, ठीक है। WHO का केंद्र है कहां पर? जेनेवा, जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड याद रख लीजिएगा, जेनेवा याद रख लीजिएगा, वहां पर है कौन बेटा? WHO, भूलेंगे तो नहीं। तो ये सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है क्या, कि जनन स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है। चलें आगे। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा? नेक्स्ट आ रहा है जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कार्यनीति। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, मैंने आपको बोला था टोटली थ्योरेटिकल है। सुनना है, समझना है, याद करना है, लिखना है, बस जयराम जी की, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य की परिभाषा हमने देख ली, जनन स्वास्थ्य का मीनिंग समझ में आ गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित है ना। हम वो समस्याएं देखेंगे, हम वो प्रॉब्लम देखेंगे, और फिर उन प्रॉब्लम्स का, उन समस्याओं का निपटारा करेंगे। यानी हमारे पास कौन सी ऐसी कार्य नीतियां हैं जिनसे हम उन समस्याओं से सुलझ सकते हैं, उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, है ना। तो आइए बेटा यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे समस्याएं, फिर देखेंगे वो कार्य नीति जिनसे हम उन समस्याओं का निपटारा करेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समस्या। सोचिए इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नॉट कोरोना, अभी कोरोना नहीं, गो कोरोना गो, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है? सोचिए भारत की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है बेटा जी, भूल मत जाना, क्या? जनसंख्या बढ़ोतरी, जनसंख्या विस्फोट। इसको हम जनसंख्या विस्फोट भी बोल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही है? धड़ाधड़ बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, मर कम रहे हैं लोग, पैदा ज्यादा हो रहे हैं। खुद सोचिए, एक मरने की दर और एक पैदा होने की दर, अगर पैदा होने की दर मरने की दर के बराबर है ना, तो जनसंख्या बढ़ोतरी शून्य होगी। जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर पैदा होने की दर बढ़ जाए और मरने की दर कम हो जाए तो लोग ज्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो खुद सोचिए ना भैया, जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है भारत में बहुत तेजी से, बहुत तेजी से भारत में जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। जनसंख्या का क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। एक बार एक बच्चे से पूछा जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो उसने बोला सर जनसंख्या तो समझ में आती है लोगों का या जीवों का या व्यक्तियों का समूह। उसने बोला सर एक जगह है जहां पर कई सारे लोगों को इकट्ठा कर दो, मनुष्यों को, और उनके बीच में सूतली बम लगा दो, वो फटेगा, जनसंख्या क्या हो गई? विस्फोट हो गई। मैंने कहा जे बात, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत तरक्की करोगे, ये है जनसंख्या विस्फोट। क्या ये वास्तव में जनसंख्या विस्फोट है? नहीं, मजाक के तौर पर। याद रखना, जनसंख्या विस्फोट मतलब बहुत तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है, किसकी? एक जीव की। कौन? मनुष्य की। तो मनुष्य का जनसंख्या विस्फोट का मतलब है कि मनुष्य की जो जनसंख्या है, मनुष्यों की जो पॉपुलेशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। वो क्या कहला रही है? जनसंख्या बढ़ोतरी, जनसंख्या विस्फोट। अब जैसे इंडिया की बात करें, जैसे जनगणना, आपने नाम सुना होगा, होता है ना सेंसस, जनगणना, वो भी आएगा इस चैप्टर में। जनगणना जो होती है हर 10 साल में होती है। अभी कब हुई थी जानते हैं? जानते हैं कब हुई थी? 2011 में हुई थी लास्ट। कब हुई थी? 2011 में। अब हिसाब से कब होनी चाहिए? 2021 में होएगी ना। तो याद रखना, हर 10 साल में होती है। 2011 में हुई थी, अब होएगी 2021 में होएगी, फिर 2021 के बाद 2031 में होएगी। तो हर 10 साल में होती है। तो 2011 का जो डाटा आया था ना जनगणना का, मनुष्य की जो जनसंख्या की जो गणना की गई थी, उसमें पता लगा था लगभग 125 करोड़ हिंदुस्तानी भारत में बस रहे हैं। 2011 की बात है, 125 करोड़। अब कितना हो गया? लगभग 125 करोड़ से तो और भी ज्यादा हो गया होगा ना। लगभग 140-50 करोड़ तो खींच गए होंगे मनुष्य, इंडिया के भारतीय लोग, है ना।
क्या नारा सुना होगा, हम दो हमारे दो, सुना था ना। कई लोग सोचते हैं हम दो हमारे 50 तो नहीं, हम दो हमारे 7-8 होता है ना। तो कुल मिलाकर एक परिवार में पूरी क्रिकेट टीम खोल रहते हैं। तो कहने वाली बात जो है क्या, जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत में तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अब जरा सोचिए, जनसंख्या अगर बढ़ती जा रही है ना, और रोजगार जो है वो इतने नहीं, रोजगार कम होते जा रहे, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रोजगार इतने नहीं है। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं क्या होगा। साक्षरता का स्तर बढ़ेगा कि कम होएगा? सोचिए, रोजगार कम होते जा रहे हैं, साक्षरता का दर कम होती जा रही है। दो चीजें मैंने बोली, वापस से सुनना। मैंने बोला जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भारत की बात कर रहे, समस्या देख रहे हैं भैया। पहली समस्या क्या, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत की अगर मैं बात करूं, विश्व के छोड़कर अभी भारत की बात करूं, तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है जनसंख्या। अब जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो साक्षरता की दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। साक्षरता की दर अगर कम होती जाएगी, लोग शिक्षित कम होते जाएंगे, शिक्षा का स्तर घटता जाएगा, है ना। तो सोच समझकर मुझे बताएं, क्या वो लोग जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, माता पिता के पास रोजगार नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और शिक्षित अगर नहीं हो पाएंगे, देखिए दो एक साथ चीजें याद रखनी है, रोजगार खत्म होता जा रहा है, रोजगार नहीं होएगा तो वो परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा का स्तर अगर घटता जाएगा, है ना, शिक्षा जब नहीं मिलेगी तो होंगे क्या, अपराध। क्या होंगे, अपराध, और ऐसे अपराध जो यौन संबंधी होंगे। अब वो व्यक्ति जिनको यौन संबंधी जानकारियां नहीं है, वो बच्चे जिनको यौन संबंधी जानकारियां नहीं है, वो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी, सीधी सी बात है, आस पड़ोस के बच्चों से भ्रमित होंगे, आस पड़ोस की भ्रांतियां जो होंगी उससे भ्रमित होंगे, और जरूर क्या करेंगे, अपराध करेंगे। जैसे दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड, अगर आपको याद आ रहा हो, वो वही व्यक्ति थे जो अनपढ़ थे, गवार थे, जाहिल थे, बदतमीज थे, बेकार थे, जिन्होंने साक्षरता की दर उनके अंदर बहुत ही निम्न कोटि की थी। तो मेरे ख्याल से जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो ये कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका प्रभाव क्या हुआ, अपराध बढ़े, और शिक्षा का स्तर जो है वो कम हुआ। जनन संबंधी सूचनाएं जो हैं, या जनन संबंधी मैं बोलूंगा क्या, इंफॉर्मेशन जो है, शिक्षा के रूप में नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, रोजगार नहीं मिल रहे। भाई सरकार भी कितने लोगों को रोजगार दे, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही, किस किस को रोजगार दे, है ना। इसलिए सरकार चाहती है कि भैया परिवार जो है वो सीमित रखो, लेकिन नहीं कर पाते हैं लोग। तो जनसंख्या बढ़ रही है, ये पहली समस्या बेटा, और इस समस्या से और कई समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। 3 तो ये हमने देखी, और क्या, और है बेटा यौन संचारित रोग। अब देखिए ये वाला बिंदु जो है इसी बिंदु से संबंधित है, किससे, जनन संबंधी शिक्षा से। कैसे, अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं। मैंने आपसे बोला, याद करिए पिछला जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी, सोचना, दिमाग लगाना, क्या उस लेक्चर में मैंने आपको योनि छद्म के बारे में बताया था, हाइमन के बारे में बताया था ना। हमने बात करी थी कि कहीं ना कहीं मादाओं में जो योनि द्वार होता है वहां पर एक पतली सी झिल्ली होती है, जो जरूरी नहीं है यौन संबंध स्थापित करते ही टूटे, वो कोई शारीरिक एक्सरसाइज करते हुए भी टूट सकती है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, वो जो शिक्षित नहीं है, वो लड़के, वो बच्चे, वो व्यक्ति जिनको शिक्षा नहीं दी गई ही खत्म होगी, नहीं, वो घुड़सवारी करते हुए भी खत्म हो सकती है, वो साइकिलिंग करते हुए भी खत्म हो सकती है। अब ये उनको नहीं पता जिन्होंने शिक्षा नहीं ली है।
नहीं पता। तो अब जरा सोचिए, ऐसे व्यक्ति के मन में वहम उठेगा, भ्रम उठेगा, जब वो पहली बार यौन संबंध स्थापित करेगा अपनी वाइफ के साथ में, और मान लो यौन संबंध स्थापित करते समय ब्लीडिंग नहीं हुई उस फीमेल में, क्योंकि उसकी जो योनि छत्ती हो सकता है पहले किसी एक्सरसाइज से टूट गई हो, ब्लीडिंग पहले ही हो गई हो, तो वो क्या सोचेगा कि उसकी जो पत्नी जो है उसने किसी और के साथ यौन संबंध स्थापित किया। ये होता है क्या? समस्या। ये होती है प्रॉब्लम जब शिक्षा नहीं दी जाती है, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती है। समझ में आ गया? अब जरा सोचिए, शिक्षा नहीं मिली तो जनन संबंधी अंगों के बारे में पता नहीं है, जनन संबंधी समस्याओं के बारे में पता नहीं है ना? अब जैसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रोग होते हैं जो यौन संबंध स्थापित करते हुए फैलते हैं, जैसे आप सभी नाम जानते हैं, एड्स। जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं ना, एड्स रोग है, किससे होता है? विषाणु से। कौन से विषाणु से? HIV से। अब आप में से कई इनकी फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये रोग का नाम है, जो एक वायरस से हो रहा था, विषाणु से हो रहा था, जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये जो विषाणु है, इससे ये रोग है, हो रहा है, और ये रोग जो है ये एक स्त्री से पुरुष में या पुरुष से स्त्री में फैल सकता है, जा सकता है, कब? असुरक्षित यौन संबंध स्थापित कर सकता है। यानी क्या ये रोग यौन संचारित रोग है? यौन संबंध स्थापित करते समय ये एक लिंग से दूसरे लिंग में फैल सकता है? हाँ, बिल्कुल फैल सकता है। पुरुष से स्त्री में, स्त्री से पुरुष में, बिल्कुल फैल सकता है। अब जरा सोचिए, जिनको नहीं पता कि इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है, क्या उपयोग करके? कंडोम, जिसको हम निरोध बोलते हैं। ये इस चैप्टर में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ना ही इसमें हंसने की बात है ना? आप में से कई होंगे जिनको हंसी आई होगी, मैं बिल्कुल हंसने की जरूरत ही नहीं है भाई, जानकारी है कि ये कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनका इस्तेमाल कौन करता है? पुरुष भी कर सकता है, मादा भी करती है, बाद में पढ़ेंगे, याद रखना। हाँ, यहां पर कंडोम जो लिखा हुआ है, ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये युक्ति जो है, ये नर उपयोग में लेता है। मादा के लिए जो कंडोम आते हैं मार्केट में, उसका नाम होता है फेमिडोम। वो मादा भी यूज में ले सकती है क्या बेटा? ये कुछ युक्तियां हैं जो यौन संबंध स्थापित करते समय पहनी जाती हैं, जिससे यौन संचारित रोग ना हो सके, जैसे एड्स। समझ में आया? तो कुल मिला के कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो ये कि जिनके पास साक्षरता नहीं है, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, जिन्होंने जनन संबंधी शिक्षा ग्रहण नहीं करी, जनन से संबंधित शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, उनको नहीं पता इसके बारे में, उनको नहीं पता जनन अंगों के बारे में, तो अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलेंगी या नहीं फैलेंगी? बिल्कुल फैलेंगी। और क्या समस्या है? ये भी एक समस्या है। कौन सी? बाल विवाह। सोचिए, एक लड़की जो अभी सिर्फ 10 साल की है या 12 साल की, और एक लड़का जो अभी सिर्फ 16 साल का, दोनों के जनन अंग अभी विकसित नहीं हुए पूर्ण रूप से, आपने उनका विवाह कर दिया। अगर वो यौन संबंध स्थापित करेंगे तो वो उन दोनों बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। समझ में आया? तो पहले बाल विवाह होता था, अभी भी होता है, कुछ राज्यों में अभी भी होता है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, कुछ राज्यों में अभी भी बाल विवाह होता है। तो ऐसे बाल विवाह कौन लोग करा रहे हैं? सोचिए, ये बाल विवाह कौन करा रहे हैं? वो बुजुर्ग करा रहे हैं जिनके अंदर साक्षरता का दर शून्य था, वो करा रहे हैं क्या? बाल विवाह। समझ रहे हैं इस चीज को? तो बाल विवाह जो है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे हिसाब से आप मीनिंग समझ गए होंगे कि ये एक समस्या है। अब इसको निपटाने के लिए सीधी सी बात है, क्या बोला गया है कि लड़की कितने वर्ष की हो? मिनिमम यानी न्यूनतम कितना?
18 वर्ष की कितनी क्या होनी चाहिए? लड़की, और 21 वर्ष का क्या होना चाहिए? लड़का। ठीक है, ये अगर होगा, इतनी एज अगर होएगी तो हम इसको बाल विवाह नहीं मानेंगे। इससे ज्यादा एज होएगी उसको हम बाल विवाह, इससे नीचे अगर होएगी तो डेफिनेटली वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा और वो समस्या पैदा करेगा उस लड़के में भी और उस लड़की में भी। समझ में आया? तो ये भी एक समस्या है। और क्या समस्या है बेटा जी? यौन शोषण। सीधी सी बात है, जो मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था दिल्ली का, यही बताया था, वो जो निर्भया कांड जो हुआ था, यौन शोषण जो हुआ था, आप समझ ही गए होंगे क्या ये भी एक समस्या है। किस चीज की समस्या है? मेंटलिटी लो है, मानसिकता बहुत न्यूनतम है, आसपास का जो वातावरण है उस उन बच्चों से घिरे हुए हैं। मेनली ये प्रॉब्लम किस में आती है? ये वयस्क अवस्था में आती है, मतलब ये उस आयु में आती है जब शरीर में बदलाव होते हैं। जैसे आप, बिल्कुल आपके शरीर में बदलाव हुए हैं। आप कितने वर्ष के हैं? 15, 16, 17, 18 वर्ष के ही तो होंगे ना, इसी एज में ही होंगे ना। अब जरा सोचिए, इस वर्ष में ना शरीर में परिवर्तन आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में चेंज आते हैं। ठीक है, अपोजिट सेक्स जो होता है, अपोजिट सेक्स का मतलब विपरीत लिंग जो होता है, जैसे मैं एक नर हूं तो मादा की तरफ आकर्षित होंगे, एक मादा नर की तरफ आकर्षित होगी। ठीक है, अब इस परिस्थिति में हाँ आकर्षण होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि शरीर में हार्मोन्स में बदलाव आता है। अब जरा सोचिए, मेरे आसपास का जो वातावरण था, मतलब वातावरण इन द सेंस मेरे आसपास जो लोग जो थे, मेरे आसपास जो दोस्त जो थे, है ना, वो थोड़े से बेकार टाइप के थे। बेकार मतलब आप समझिए कि गलत चीजें मेरे अंदर भर रहे हैं, मान लेते हैं, है ना, यौन संबंधी गलत चीजें भर रहे हैं, जनन संबंधी गलत चीजें मेरे दिमाग में भर दी, है ना। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी चीजें भरी गई है, जैसे YouTube में तो आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, गाली गलौज, बहुत सारी चीजें होती हैं, होता है ना, आप जानते हैं, बड़े बच्चे आप सभी जानते हैं। अब जरा सोचिए, ये सारी चीजें करने से दिमाग में उल्टी चीजें पैदा होती हैं, और वही उल्टी चीजें पैदा होने के कारण ये होता है यौन शोषण। तो कुल मिला के आसपास का जो एनवायरमेंट है, दोस्त जो होने चाहिए, परिवार जो होना चाहिए, वो गलत चीजें दिमाग में ना भरे तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। अब गलत चीजें क्यों भरी जा रही है? क्योंकि वो लोग जिन्होंने भरी है उनके भी किसी ना किसी ने उनके दिमाग में भरी होगी, और जिसने भी भरी है ना उसके अंदर साक्षरता की दर जो है वो बहुत कम थी। और साक्षरता की दर क्यों कम थी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो कुल मिला के सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? जनसंख्या की बढ़ोतरी। तो ये थी बेटा जी हमारी समस्याएं। मुख्य रूप से ये 6 समस्या मैंने आपको बताई हैं। अब बात आ रही है इन समस्याओं को निपटाया कैसे जाए, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कार्य नीतियों की, कि कौन सी ऐसी कार्य नीति हैं जिनसे इनको निपटाया जाए। तो सबसे पहली, ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को, कार्य नीतियों को समझने से पहले देखिएगा, भारत जो है ना वो पहला राष्ट्र था, ध्यान से सुनना, भारत जो है, इंडिया जो, वो पहला राष्ट्र था जिसके जो बड़े स्तर पर जो लोग थे, जो मंत्री जो थे, उनको ये समझ में आ चुका था कि भैया भारत जो है ना, इसमें जनसंख्या तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आगे। उनको पता लग चुका था कि भारत में जनसंख्या विस्फोट जो है, जनसंख्या बढ़ोतरी जो है, ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो भारत पहला राष्ट्र था जिसने ये जो जनन संबंधी जो समस्याएं हैं ना, जनन संबंधी समस्याएं जो हैं, इनसे निपटारा पाने के लिए, इनको सही करने के लिए एक लक्ष्य बनाया। क्या बोला मैंने? वापस से सुनना, क्या बोला मैंने? भारत पहला राष्ट्र था जिसने जनन संबंधी समस्याओं को दूर करने का एक लक्ष्य बनाया, और वो लक्ष्य बनाकर उसको सही करने के लिए कई सारी योजनाएं, कई सारी कार्य नीतियों को अपनाया। जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे परिवार नियोजन।
1951 में, बेटा जी भूल मत जाना, ये कई दफा प्रश्न पूछा जाता है, 1991 में भारत सरकार ने विश्व में, ध्यान से सुनना, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, विश्व में सबसे पहली कंट्री, सबसे पहला राष्ट्र कौन सा था जिसने जनन संबंधी समस्याओं को लक्ष्य बनाकर उसे दूर करने की कोशिश करी? तो याद रखना, इंडिया था, जिसने 1951 में एक योजना प्रारंभ करी जिसका नाम था परिवार नियोजन। क्या ये लाइन समझ में आई है? वापस से दोहराऊं, फिर से सुनो, वापस से सुनो। देखिए अभी हमने बहुत सारी समस्याएं देखी थी ना, है ना। भारत जो था, भारत जो है था नहीं, भारत जो है, यहां पर भारत राष्ट्र वो पहला राष्ट्र था, पहली कंट्री थी जिसने इन समस्याओं को एक लक्ष्य बनाया। वो समझ चुके थे कि भैया ये समस्याएं भारत में बहुत ज्यादा पैदा होने वाली हैं, तो इन समस्याओं को लक्ष्य बनाकर इनको दूर करने के लिए कार्यनीतियों को स्टार्ट किया। और सबसे पहली जो कार्यनीति उन्होंने स्टार्ट करी भारत सरकार ने, वो थी परिवार नियोजन, जो 1951 में आई। अब नाम में क्या आ रहा है? परिवार नियोजन, यानी योजना बतानी पड़ेगी परिवारों को कि कैसे जनसंख्या जो बढ़ोतरी हो रही है उसे दूर किया जाए। तो लोगों को बताया गया, लोगों को समझाया गया, सूचनाएं दी गई। अब आप बोलेंगे सर कैसे दी गई? श्रव्य और दृश्य, यानी कहीं ना कहीं ऑडियो और विजुअल, टीवी में ऐड दिए, न्यूज़पेपर में ऐड दिए, है ना, लोगों को जानकारी दी गई, ठीक है, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज के द्वारा, ऑडियो यानी रेडियो के द्वारा ये जानकारी दी गई। परिवार नियोजन के बारे में बताया गया कि भैया अपने परिवार को सीमित रखो, हम दो हमारे 4-5 से लेकर आओ, हम दो हमारे दो। और आज की डेट में तो ये हो गया, ये बोला जा रहा है हम दो हमारा एक, और कुछ दिन बाद देखना ये हो जाएगा हम दो हमारा कोई नहीं, बिंदास मस्त घूमो। कहने वाली बात है, समझने वाली बात है क्या कि भैया परिवार नियोजन कुल मिला के एक सबसे पहली योजना थी जो भारत सरकार ने, विश्व में भारत सरकार ने सर्वप्रथम जनन संबंधी समस्याओं को लक्ष्य बनाकर सर्वप्रथम स्टार्ट करी परिवार नियोजन। अब बेटा ये जो योजना है ना, इसमें परिवर्तन आते रहे और कई सारी चीजें इस योजनाओं में ऐड होती रही, जोड़ी गई। तो ये योजना जो है इसमें भी बदलाव आए। अब इस योजना का नाम बदल दिया और क्या नाम रख दिया? परिवार कल्याण योजना। परिवार कल्याण योजना, यानी इस योजना में बदलाव लाए गए, कई सारी चीजों को सम्मिलित किया गया और एक नई योजना लेकर आए। क्या? परिवार कल्याण योजना। वर्ष इसका नहीं, इसका जरूर याद रखना। परिवार नियोजन कब आई थी? 1951 में। परिवार कल्याण योजना किसमें बदलाव हुआ? परिवार नियोजन में कई सारी चीजों को सम्मिलित किया गया, कई सारे लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया और नई योजना बनी। क्या? परिवार कल्याण योजना। ठीक है, अब इसमें भी और कई सारे चेंजेस आए। आज की डेट में जो हम देखते हैं, जो लेटेस्ट, जो हम बोलेंगे लेटेस्ट आधुनिक जो योजना है, वो है कौन सी बेटा? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जनन यानी जनन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें लोगों को जानकारी दी जा रही है, जिसमें बाल स्वास्थ्य यानी वो जो बच्चा जो पैदा होने वाला है या जो पैदा हो गया है वो, और उसकी माता, उसके स्वास्थ्य की जानकारी भी दी जाती है इस कार्यक्रम में। यानी सारी चीजों को सम्मिलित किया गया। जनन से संबंधित समस्याओं को सम्मिलित किया गया, परिवार कितना बड़ा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो सम्मिलित किया गया। जो माता जो है, जो बच्चा पैदा करने वाली है, उसकी स्वास्थ्य की जानकारी दी गई। वो बच्चा जो पैदा हो गया है या होने वाला है, उसके स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है इस कार्यक्रम में। यानी कुल मिलाकर ये जो कार्यक्रम जो है, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये लोगों को साक्षरता दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं क्या कि भैया भारत में अगर जनसंख्या इसी तेजी से बढ़ती गई ना, तो सोच लीजिए खाने पीने के लाले पड़ जाने हैं कुल मिलाकर। कि आप जो आगे जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना, वो आगे बच्चे कैसे अपना खुद का लालन पालन करेंगे, खुद सोचिए। अगर इसी तरीके से जनसंख्या
विस्फोट होता रहा तो। ठीक है, तो ये कार्य नीतियों में कुछ योजनाएं मैंने आपको बताई हैं, और क्या क्या कार्य नीतियां हम लेकर आए हैं। देखिए ये तो लेकर आए हैं, और क्या क्या लेकर आए हैं देखिए, और हम जनन संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं, जनन संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। अब जैसे जरा सोचिए, क्या मैंने आपको तीसरे अध्याय में जनन अंगों के बारे में बताया? याद है भाई, नर में जनन अंग कौन से थे? याद करिए। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन था? वृषण था। शुक्राणु बन रहे थे, बताया है ना। संभोग करने के योग्य जो अंग जो था वो क्या था? शिशन था। किसमें? नर में। फिर उसके बाद मादा जनन अंगों के बारे में बताया। तो सारी जानकारी आपको मिली ना, मिली ना। तो जरा सोचिए, यही जानकारी मेरे द्वारा आपको मिली, और बच्चे जो हैं औरों को भी मिलेगी, अलग अलग तरीके से मिल रही है, अलग अलग तरीके से लोगों को मिल रही है। तो कुल मिलाकर बात जो आ रही है क्या, कि वो समस्याएं जैसे यौन शोषण था, यौन संचारित रोग थे, ये जो समस्याएं जो पैदा हो रही है ना आज की डेट में, इनको सॉल्व करना है बच्चे। कैसे सॉल्व करेंगे भैया? सीधी सी बात है, जानकारी देंगे और कैसे करेंगे? जानकारी देंगे और कैसे करेंगे? तो जनन संबंधी जानकारी बेटा जी प्रदान करी जाएगी कि किस प्रकार जनन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये तो प्रदान करना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बेटा? और हम यौन शिक्षा देंगे। अब जरा सोचिए, आपके हिसाब से जरा सोचिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्या स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या ये शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए भैया, बिल्कुल दी जानी चाहिए। अगर आप ये यौन शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे तो यौन संबंधी समस्याएं पैदा नहीं होंगी। तो शिक्षा भैया देखो, सीधी सी बात है, सीधे सीधे शब्दों में बोलता हूं, मैंने बोला था थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है मुझे, आपने सुनना है और बस, और कुछ नहीं है ना। कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, साक्षरता की दर कम हो रही है, शिक्षा कम मिलेगी, जानकारी कम मिलेगी, तो समस्याएं पैदा होंगी। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनसंख्या को कम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो बाद में आएगा, लेकिन पहले शिक्षा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, जानकारी के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। ये है पूरी कहानी कुल मिलाकर। तो भैया यौन शिक्षा देनी पड़ेगी, हाँ देनी पड़ेगी, ये भी कार्यनीति के अंदर सम्मिलित है कि यौन शिक्षा दो, स्कूल्स में दो, बच्चों को दो। वो बच्चे जिनमें शारीरिक रूप से बदलाव आ रहे हैं, जो 11th-12th क्लास में आए हैं या 9th-10th क्लास में आए हैं, उनमें डेफिनेटली अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के खिलाफ। तो उनको वो कुछ गलत चीज ना करे, है ना, गलत चीजों में ना घुसे, तो वो जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो यौन शिक्षा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, और विवाह योग्य आयु तय करना बहुत जरूरी, जो तय कर रखी है 18 की लड़की 21 का लड़का, ये होनी चाहिए क्या? विवाह योग्य आयु। अगर इससे पहले अगर विवाह होता है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। किसके लिए? उस दोनों बच्चों के लिए। समझ में आया कि विवाह योग्य आयु तय करनी जरूरी है। अगर समय से पहले विवाह हो जाएगा तो जनन संबंधी समस्याएं पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लैंगिक अंगों का विकास नहीं हुआ है। और गलत यौन संबंध अगर स्थापित कर लिए तो वो दुखदाई हो सकते हैं उस लड़के के लिए भी और उस लड़की के लिए भी, जिनकी योग्य नहीं थी, विवाह योग्य आयु अभी तय नहीं हुई थी। ठीक है, ये कार्य नीति है, समस्या नहीं है, ये कार्य नीति है। विवाह योग्य आयु को तय करो, यौन शिक्षा प्रदान करो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को समझाओ, और आखिरी है एमनियोसेंटेसिस पर रोक होनी चाहिए। अब बात आ रही है आखिरी, ये भी एक कार्य नीति है। क्या? एमनियोसेंटेसिस पर रोक होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? पूछेंगे ना कि सर ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, पूछेंगे ना। देखिए एमनियोसेंटेसिस होता है बेटा जी उल्ब वेदन। उल्ब वेदन बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस को। आप बोलेंगे सर क्या होता है? आप मुझे बताएं, एक लड़का या एक लड़की अभी पैदा नहीं हुआ है, मतलब कुल मिलाकर एक बच्चा अपनी माता के गर्भ में है, पैदा नहीं हुआ है अभी। पैदा होने से पहले क्या
हम उसका लिंग पता लगा सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कौन सी तकनीक होती है? आप बोलेंगे सर सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड होता है, नाम सुना होगा आपने। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें हमें पता लग जाता है क्या कि सेक्स क्या है उस बच्चे का, मेल है कि फीमेल है, लिंग क्या है, नर है कि मादा है। लेकिन डॉक्टर नहीं बताएगा। अगर डॉक्टर ने बताया तो उसको जेल हो सकती है और जो पूछने वाला है उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्यों? क्यों? जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जो पुरुष प्रधान है, क्या बोला मैंने, एक ऐसा परिवार जो पुरुष प्रधान है, जिसमें जो नर जो है उनको ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रधानता है, राज चलता है एक तरीके से बोले किसका, नरों का, मेल्स का। मादाएं जो हैं कुछ नहीं, खाना बस खाना बनाएंगी और कुछ नहीं। पुरुष प्रधान एक परिवार है। अब जरा सोचिए, ऐसे परिवार में जो आने वाला जो बच्चा होएगा उसकी उम्मीद ज्यादा लगाई जाती है। कैसा होना चाहिए बच्चा? नर होना चाहिए, है ना। अब जरा सोचिए, अगर लड़की हो जाए तो ऐसे परिवार में ना ऐसा होता है जैसे मातम सा छा जाता है। देखा है, मैंने खुद देखा है, बिल्कुल देखा है, होता है। और मुझे तो सख्त नफरत है ऐसे परिवारों से, बहुत ज्यादा। तो कहने वाली बात जो थी वो कहने वाली बात थी क्या, कि अगर ये जो टेक्निक है ना, कौन सी, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, जो एक ही चीज है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे सेक्स का पता लगाया जा सकता है, लिंग का पता लगाया जा सकता है। और साथ साथ ये भी एक तकनीक है जिससे लिंग का पता लगाया जा सकता है। यानी दो तकनीक है, एक सोनोग्राफी जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, और एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेदन। ये दो ऐसी तकनीक है जिससे लिंग का पता लगाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, कोई ऐसा पुरुष प्रधान परिवार था जिसने क्या किया कि जो बच्चा पैदा होने वाला उनके परिवार में, उसका लिंग पता लगा लिया कि नर है या मादा है। अगर पता लग गया मादा है तो क्या करेंगे जरा सोचिए, भ्रूण की हत्या कर देंगे, यानी भ्रूण हत्या कर देंगे। फॉइटिसाइड बोलते हैं इंग्लिश में, फॉइटिसाइड, भ्रूण हत्या कर देंगे या नहीं कर देंगे? क्या? मादा भ्रूण हत्या, यानी वो लड़की जो भी पैदा नहीं है उसको जन्म होने से पहले मार देंगे। कौन? पुरुष प्रधान परिवार। अब जरा सोचिए, क्या ये एक गलत तकनीक थी या नहीं थी? क्या इस तकनीक के कारण लड़कियों का जन्म जो है, लड़कियों की जो जनसंख्या एक तरीके से मैं बोलूं कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? होती जाएगी ना। तो कुल मिलाकर ऐसी तकनीकों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। तो ये जो तकनीक जो होती है इससे लिंग का पता लगाया जा सकता है। लेकिन 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 ध्यान से सुने, क्या वास्तव में ये तकनीक सिर्फ लिंग पता लगाने के लिए की जाती है क्या? नहीं, इस तकनीक का उपयोग जो होता है ना, वो वास्तव में लिंग पता लगाने के लिए नहीं किया गया था। क्या पता लगाने के लिए किया गया था? कि वो बच्चा जो पैदा होने वाला है, क्या उस बच्चे में, क्या उस शिशु में कोई आनुवंशिक रोग होगा या नहीं होगा? क्या वो बच्चा, ये लड़का या लड़की जो पैदा होने वाला है, क्या उसमें कोई रोग होगा या नहीं होगा? ये पता लगाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई लोगों ने इस तकनीक का गलत इस्तेमाल किया लिंग पता लगाने के लिए भी, क्योंकि इस तकनीक से लिंग का भी पता लग जाता है कि लड़का है या लड़की। तो इस तकनीक का गलत इस्तेमाल किया गया। इस वजह से हमने बोला कि इस तकनीक पर क्या लगानी चाहिए? रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है? मादा भ्रूण हत्या की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य नीतियां बेटा हम लोगों ने पढ़ी हैं, आज समस्याएं पढ़ी हैं। ठीक है, एक बार फटाफट बच्चों, एक बार मैं आज रिवाइज करा देता हूं। आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों? आज हमने जनन स्वास्थ्य का मीनिंग समझा, उसकी डेफिनेशन समझी। जनन स्वास्थ्य से संबंधित हमने कई सारी समस्याएं देखी, और उन समस्याओं को निपटाने के लिए, उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए हमने कुछ कार्य नीतियां देखी हैं। सिंपल सा था, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारी की सारी चीजें याद करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? चले, समय हुआ है बेटा जी अब क्विज का। सीरियसली जिन्होंने लेक्चर सुना है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। WHO का केंद्र कहां स्थित है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा जापान।
सोचिए, सोच समझकर आंसर लगाइए, कहां पर स्थित है WHO का केंद्र? चलिए दूसरा प्रश्न, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा कौन से पहलुओं को दर्शाती है? यानी WHO की जो परिभाषा है किसकी, जनन स्वास्थ्य की, वो कौन से पहलुओं को दर्शाती है? शारीरिक को, भावनात्मक को, व्यवहारात्मक को या उपरोक्त सभी को? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर लगाइए। कौन से पहलुओं को दर्शाती है WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था WHO का केंद्र स्थित है, मैंने आपको बताया था जेनेवा, कहां पर? स्विट्जरलैंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब जिन्होंने लेक्चर सीरियसली सुना है वो डेफिनेटली आंसर लगा देंगे, जिन्होंने नहीं सुना है ओके नो प्रॉब्लम। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा कौन से पहलुओं को दर्शाती है? 4 पहलू थे, कौन कौन सा? शारीरिक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक, सामाजिक। शारीरिक दे रखा है, भावनात्मक दे रखा है, व्यवहारात्मक दे रखा है, सामाजिक नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, चौथा आपने याद रखना है। लेकिन नीचे चौथे ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सारे के सारे ये ऊपर जो हैं ये दर्शा रहे हैं पहलू किसके? जनन स्वास्थ्य की परिभाषा के। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल सा क्विज था, आई होप मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर रहा होगा। चले अब ये है बेटा जी आज का होमवर्क, ज्यादा नहीं दूंगा, सिंपल से 3 प्रश्न दूंगा। आपने क्या करना है, कॉपी में अपने इन प्रश्नों के आंसर्स लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बेटा जी जनसंख्या विस्फोट की बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्या? जनसंख्या विस्फोट, इसकी बात करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।